अब देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछता है आपकी किताब में कि औपनिवेशिक शहर मध्यकालीन शहर से, मतलब औपनिवेशिक शहर अंग्रेजी काल का शहर, अंग्रेजी काल को औपनिवेशिक काल भी कहते हैं। एक बात समझ लीजिए कि उपनिवेश, औपनिवेश का मतलब क्या होता है, उपनिवेश किसे कहते हैं, तो वैसा देश को उपनिवेश कहते हैं जिस देश को जीत कर किसी भी देश के द्वारा, तो जैसे कि भारत को जीत करके अंग्रेज भारत के हित का कोई काम नहीं करता था, किसके लिए काम करता था, यहाँ से आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक रूप से जो भी शोषण करता था वो किसके हित में करता था, अपने मातृ देश के हित में। मतलब अंग्रेज, भारत उस समय औपनिवेशिक देश था और यहाँ के जो शहर थे वो मध्यकालीन शहर से किस प्रकार भिन्न था, अलग था, उसके बारे में आपको लिखना है, चर्चा करने के लिए किताब में कहता है लॉन्ग आंसर में। अब देखिए, इसको लिखने के लिए आप इस तरह का फॉर्मेट बना सकते हैं। एक राजनीतिक कारण दे सकते हैं, भिन्नता में क्या कारण था, एक राजनीतिक कारण था शहर में, दूसरा व्यापारिक कारण था शहर में भिन्नता का, तीसरा धार्मिक कारण था। अब इसमें पॉइंट क्या क्या आप लिखिएगा, तो राजनीतिक में लिखिएगा कि मध्यकाल में केंद्र का शासन, केंद्रीय शासन व्यवस्था था, मतलब कि मुगल काल में दिल्ली में मुख्य रूप से केंद्र था और वहीं से शासन व्यवस्था पूरे भारत पे होता था। लेकिन अंग्रेजी काल में आते आते क्या हो गया कि छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य सब का उदय हो गया, और जैसे ही राज्य का उदय हुआ तो राज्य के शासन व्यवस्था को देखने के लिए राज्य का भी अपना केंद्र हो गया। जैसे बंगाल का राजधानी उस समय कहाँ था, मुर्शिदाबाद, तो मुर्शिदाबाद उसका केंद्र हो गया, राजनीतिक केंद्र। अवध का राजधानी जहाँ था तो उसका केंद्र अवध का राजधानी हो गया। फिर उसके बाद हैदराबाद शहर के रूप में विकसित हो गया, क्योंकि निजाम हैदराबाद को ही अपना राजधानी बनाए हुए था। अब इसी तरह से पेशवा का मुख्यालय पूना में था, तो पूना का शहरीकरण हो गया। टीपू सुल्तान जो थे उस समय, तो वो श्रीरंगपट्टनम को राजधानी बनाए हुए थे, तो श्रीरंगपट्टनम का शहरीकरण हो गया। तो इस तरह से छोटे छोटे राज्य जो स्वतंत्र हुए, तो छोटे छोटे उसका जो राजधानी सब था वो भी शहरीकरण को प्राप्त किया। तो राजनीतिक अंतर ये दिखाइएगा। फिर अंग्रेज जो शासन स्थापित करने के क्षेत्र में आगे बढ़ा, तो वो प्रेसिडेंसी राज्य का स्थापना किया, जिसमें 3 नाम बताएंगे, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता। उस समय कलकत्ता था, अब कोलकाता है। तो उस समय का नाम लिखेंगे, मुंबई नहीं लिखेगा, बम्बई लिखिएगा, है ना, क्योंकि मुंबई अभी है, बम्बई उस समय था। उस समय की बात लिख रहे हैं हम लोग। तो इस चीज को इस तरह से राजनीतिक अंतर दिखा देंगे, किस तरह से पहले राजनीतिक रूप से शहर का संख्या कम था और अंग्रेज काल में किस तरह से शहर का संख्या बढ़ गया। अब देखिए, व्यापारिक कारण में क्या लिखेंगे, उस समय व्यापार का क्या मुख्य कारण था कि जहां उत्पादन हो रहा था उसी जगह को लोग व्यापार का केंद्र बना लेते थे, या जहां शासन व्यवस्था था वहां भी व्यापार का केंद्र बन जाता था। जैसे आगरा को, दिल्ली को, लाहौर को, ये सब को व्यापार के लिए व्यापारी लोग सिलेक्ट करते थे कि यहीं पे व्यापार मेरा अधिक से अधिक चलेगा, इसीलिए उसको व्यापारिक शहर भी मान लिया जाता था। या कोई खास शिक्षा का स्थान था, शैक्षणिक स्थल सब, तो वहां भी अपना व्यापार आना जाना, या फिर मुख्य सड़क के आसपास में जो स्थान मिलता था उसमें व्यापार केंद्र डेवलप होता था। तो उस समय उत्पादन के आधार पे बंदरगाह के स्थान को, इस सब को व्यापार का स्थान बनाने का प्रमुखता दिया गया। लेकिन अंग्रेज काल में क्या होता है कि मुख्य रूप से वैसे स्थान को व्यापारिक केंद्र बनाया गया जहां अंग्रेज अपने आप को सुरक्षित रख सके, किसी भी प्रकार का अगर आक्रमण हो या किसी प्रकार का झड़प हो तो वो तुरंत नाव के माध्यम से अपना सामान लेकर के जा सके। तो इस तरह से वो बंदरगाह के आसपास के क्षेत्र को ही, समुद्र के किनारे के आसपास का जो जगह था उसी को अपना व्यापार का मुख्य केंद्र बनाया। तो इस तरह से अंग्रेजी काल का व्यापारिक केंद्र का प्रधान केंद्र क्या हो गया, तो समुद्र का किनारा, जैसे मसूलीपट्टनम, गोवा, सूरत,
इस सब क्षेत्र को व्यापार का केंद्र बनाया। अब देखिए धार्मिक रूप से, तो मध्यकाल में धार्मिक रूप से जो स्थान सब सिलेक्ट हुआ, चुना गया, और धार्मिक मंदिर या फिर जो बड़ा बड़ा शहर पहले से धर्म में विकसित था, उस सब को ज्यादा तरजीह दिया गया। जैसे आप देख लीजिए कांचीपुरम दक्षिण भारत में, मदुरै दक्षिण भारत में, उसके बाद यहाँ पे बद्रीनाथ उत्तराखंड में, उस समय ये बद्रीनाथ मध्यकाल से ही है। तो ये सब चीज धार्मिक रूप से वहां भी शहरीकरण शुरू हो गया, क्योंकि वहां मंदिर था, लोगों का आना जाना था, असंख्य संख्या में लोग जाते आते थे। तो वहां मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिए कई प्रकार के गैर कृषि कार्य होने लगे, तो इसलिए धार्मिक स्थल पे भी शहरीकरण हो गया। लेकिन अंग्रेज के काल में धार्मिक स्थल से बहुत कम प्रमाण मिलता है, नहीं के बराबर कि शहरीकरण हुआ होगा। इस सभी को अंतर को दिखा दीजिएगा, तो औपनिवेशिक शहर से मध्यकालीन शहर में अंतर आपको स्पष्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं। अब देखिए आपके बुक में पेज नंबर 147 पे दिया हुआ है कि शहरी जीवन और सामाजिक परिवेश। तो शहरी जीवन और उसमें किस तरह का रहन सहन था, सामाजिक परिवेश, समाज का स्थिति किस तरह का था, इस चीज को देखने के लिए कर रहा है। तो वर्तमान जो सिचुएशन शहर का है उसी को जोड़ दीजिए आप उस समय से, तो बहुत हद तक आप समझ जाएंगे। क्या होता है, शहर में एकदम बिजी लाइफ होता है, फास्ट लाइफ होता है, एकदम भागती हुई जिंदगी होती है। किसी के पास वक्त नहीं होता है कि आप बैठ करके घंटों बात कर सकते हैं, ताश खेल सकते हैं, गप्पे लड़ा सकते हैं। ऐसा आपको शहर में बहुत कम देखने को मिलेगा, नहीं के बराबर। क्योंकि शहर में लोग रहेगा तो रहने के लिए भाड़ा वाला घर होता है अधिकांश लोगों के पास, बहुत कम लोगों के पास अपना घर होता है। खाने के लिए उसके पास कोई दूसरा दे नहीं सकता, इसलिए कमाना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, तब खाना पड़ेगा। यहाँ कोई किसी का किसी तरह से बहुत कम ही हेल्प करता है खाने पीने के मामला में, और जो हेल्प करता भी है तो गरीब का करता है। आप समान तरीका से बैठे रहिएगा, मम्मी पापा हमेशा खाना बना बना करके नहीं खिलाते हैं शहर में, क्योंकि वो कहाँ से करेंगे। तो इसलिए पहला काम क्या है, बिजी लाइफ है शहर वाले का। दूसरा कि आप देखेंगे कि किसी के यहाँ कोई जाकर के घंटों बैठ के बात नहीं कर सकता है। एक समूह में लोग मिलना जुलना बहुत कम करते हैं। अब मिलना जुलना होता कहाँ है, अधिक संख्या में लोगों का, तो टाउन हॉल होगा, मतलब एक बड़ा सा हॉल बना रहता है सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से, तो उसमें लोग बैठकी करते हैं किसी ओकेजन पे, किसी फंक्शन पे, या फिर सिनेमा घर में लोग अधिकांश संख्या में जाते हैं और एक दूसरे को देखते हैं, समझते हैं। तो ये सब जगह अधिक भीड़ भाड़ वाला जगह और लोगों को मिलने जुलने वाला जगह होता है। फिर सभी व्यक्ति किसी न किसी रोजगार में होते हैं, चाहे वो सरकारी रोजगार में हो या निजी रोजगार में हो, तो अक्सर या फिर कोई बिजनेसमैन हो, तो किसी न किसी प्रकार के काम धंधा में वो फंसे ही रहते हैं। और देखिए एक वर्ग ऐसा भी होता है जो मजदूरी का काम करता है और बड़े लोगों को सेवा प्रदान करता है, जैसे घर में नौकरानी का काम करता है, ड्राइवर चलाने वाला गाड़ी चलाने का काम करता है अपने मालिक सब का। फिर उसके बाद कुछ खाना बनाने वाला होता है जो कि अपने मालिक सब का खाना बनाता है। महिला भी, शहर में जो महिलाएं होती है वो भी अधिकांश रोजगार को पकड़ी रहती है, किसी फैक्ट्री में काम करती है या बर्तन मांजने का काम करती है, घर में नौकरानी का काम करती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे महिला पुरुष सभी के लिए अवसर होता है काम करने का। शिक्षित महिला जो होती है वो नौकरी भी करती है, चाहे वो प्राइवेट नौकरी करे या सरकारी नौकरी करे। तो इस तरह से शहरी जीवन क्या होता है, फास्ट होता है, सामूहिक मिलन जुलन के लिए स्थान सीमित होता है, और काम धंधा सभी व्यक्ति किसी न किसी रूप में काम धंधा से जुड़े रहते हैं।